Students, in previous class we were discuss about application of degree of dissociation and law of mass action, है ना। मैंने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया कि 2 टॉपिक और रह जाते हैं, 2-3 टॉपिक हैं, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आज का वो है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या एप्लीकेशन रहती है, और उसके बाद अपन फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। वो आपके पास इसमें आ जाता है ले चेटिलियर प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें अगर, तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आती है अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। अगर अपन बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या यूं कह सकते हैं दैट कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ R। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज हो। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। किस सर कैसे? कि आपके पास जैसे कोई केमिकल रिएक्शन दैट X प्लस O2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? XO2। और एक और आपके पास रिएक्शन है दैट 2X2 प्लस O2 2X2O2, है ना। थोड़ा सा ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। आपको कह दिया कि दैट इसके लिए जो K की वैल्यू है वो 10 है, इसके लिए K की वैल्यू आपके पास कितनी है? 100 है। तो XO2 और X2O2 में से मोर स्टेबल कौन होगा? तो XO2 और X2O2 में से X2O2 इज मोर स्टेबल देन XO2, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास जो K की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 10 आ रही है। और सेकंड में अगर देखें तो K की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 100 आ रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप डिक्रीज करते हो तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या रहती है? इंक्रीज रहती है। तो ये फर्स्ट आपके पास एप्लीकेशन थी इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं कि कब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, कब आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट आपके पास क्या होगी? कम होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, एग्जांपल देखिएगा। आपके पास कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड गिवन है दैट N2 प्लस O2 2NO2 N2 प्लस O2 2N2O 2NO2 2N2 प्लस O2
N2O3 2N2O3, इससे फॉर्मेशन हो रहा है किसका 2N2 प्लस 3O2। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए गिवन है 10 टू द पावर -1। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है आपके पास 10 टू द पावर -3। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो गिवन है मान लीजिए कि 0.5, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 0.25। फर्स्ट ऑक्साइड के लिए बात करें तो K की वैल्यू कितनी गिवन है 10 टू द पावर -1। सेकेंड की बात करेंगे तो K की वैल्यू कितनी गिवन है 10 टू द पावर -3। थर्ड के लिए बात करेंगे तो K की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5। एंड फोर्थ के लिए बात करेंगे तो K की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.25। क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ, देखते हैं ऑक्साइड की। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्साइड की स्टेबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे देखते हैं तो दो ऑक्साइड तो आपके पास प्रोडक्ट की साइड है, यहाँ पे देखते हैं तो दो ऑक्साइड आपके पास किसके साइड है, रिएक्टेंट के साइड है। ये आपके थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, N2O 2NO कर लेते हैं इसको ना, 2NO देन N2 प्लस O2, ओके N2 प्लस O2। ये आपके पास दो ऑक्साइड देखते हो जो ऊपर वाले, वो ऑक्साइड कहाँ है प्रोडक्ट के साइड, ये दो ऑक्साइड देखते हो तो वो अपने पास कहाँ है रिएक्टेंट के साइड। तो सबसे पहले इनको प्रोडक्ट की साइड में कन्वर्ट करते हैं कि सर कैसे, इस रिएक्शन को अपन रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, दैट N2 प्लस O2, इससे किसका फॉर्मेशन होगा 2NO का। और सेकेंड रिएक्शन जो है N2 2N2 प्लस 3O2, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा 2N2O3 का। ये फॉर्मेशन हो गया। अब इसके लिए K गिवन है 0.5 और सेकंड के लिए K गिवन है 0.25। आपने रिएक्शन को रिवर्स करा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/0.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/0.25। 1/0.5 कितना हो गया आपके पास 2, 1/0.25 आपके पास कितना हो गया 4। तो इस रिएक्शन के लिए यानी कि इस ऑक्साइड के लिए K की वैल्यू कितनी आ गई 2, इस रिएक्शन के लिए इस ऑक्साइड के लिए K की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। तो मैंने कहा अगर K की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑक्साइड होगा N2O3, उसके बाद कौन सा होगा आपके पास NO, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके पास NO2, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके पास N2O। बिकॉज NO2 की वैल्यू कितनी है K की 10 टू द पावर -1, N2O की कितनी है 10 टू द पावर -3। जो NO है यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और N2O3 के लिए K की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। तो जितनी ज्यादा K की वैल्यू होगी प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, तो N2O3 सबसे ज्यादा स्टेबल और N2O आपके पास क्या रहेगा, सबसे कम स्टेबल रहेगा। तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं किससे, अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ओके सेकंड एप्लीकेशन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मींस के रिएक्शन कंप्लीशन की ओर है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मींस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, या रिएक्शन आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो ये कैसे देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, देखिएगा कि आपके पास जैसे K की वैल्यू अगर ज्यादा हो किसी रिएक्शन के लिए तो वहां पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा हो। K की वैल्यू अगर आपके पास कम आ जाए तो वहां पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा। या यूं कह सकते हैं दैट कि अगर K की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी कि मोर एक्सटेंट में प्रेजेंट होगा। कि सर कैसे,
कि आपके पास कोई रिएक्शन आगे देट ए प्लस बी, इससे फॉर्मेशन हुआ किसका, सी प्लस डी का। मैंने कह दिया कि इस रिएक्शन के लिए के की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 10⁴, ठीक है। सेकंड एक और रिएक्शन आगे देट पी प्लस क्यू, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, आर का। इसके लिए जो के की वैल्यू गिवन है आपको, मान लीजिए गिवन है 3 इंटू 10⁵, या यू कह रहे हैं 3 इंटू 10⁻⁻5। एक और आपके पास इक्वेशन आ गई दैट x प्लस वाई गिव्स टू z, इसके लिए k की वैल्यू आपके पास कितनी है, 57। तीन कंडीशन आ गई आपके पास। अब यहां देखिए k की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10⁻48, यानी कि मैक्सिमम है 10⁻48 तक है, यानी कि k की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो k की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। यहां पर k की वैल्यू कम है, तो k की वैल्यू अगर कम होगी तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ज्यादा। और यहाँ पे k की वैल्यू ना तो उतनी ज्यादा है कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो, ना उतनी कम है कि रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा हो। तो यहाँ पे k की वैल्यू इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन जो है वो कहाँ रहेगी, इक्विलिब्रियम। कहाँ रहेगी, इक्विलिब्रियम। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बन रहा है, उसकी वैल्यू भी अपन किससे देख सकते हैं, k की वैल्यू से। अगर k की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम हो तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। मींस रिएक्शन बहुत धीरे धीरे कंप्लीट होगी। ओके, तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड आता है इसकी एप्लीकेशन में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। अपने को पता है कि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, या फिर वो कहां रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो कौन सी कंडीशन में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, कौन सी कंडीशन में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, और कौन सी कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम में होगी, इसकी भी वैल्यू आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, किससे डिटरमाइन कर सकते हो, के से, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। किसर कैसे, देखिएगा कि कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है उसके लिए अपन पहले क्यूसी फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है अभी बताएंगे। क्यूसी भी क्या होता है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि सर ये तो केसी होता है। तो केसी किसी इक्वेशन में पहले आपको गिवन हो, और उसके बाद में अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपने चेंज करती हो, तो अब अपन क्या करेंगे, उसके लिए क्यूसी कैलकुलेट करेंगे। कि कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको केसी गिवन है कि भैया इसका केसी इतना है, और उसके बाद में आपने क्या करा, रिएक्शन में जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। तो जब भी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो अब अपन किसका किसका कैलकुलेशन करेंगे, क्यूसी का। और एक रिलेशन देखेंगे कि अगर आपके पास क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आ रही हो तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी हो तो जो रिएक्शन है वो आपके पास कहां होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और क्यूसी की वैल्यू इक्वल टू अगर आपके पास केसी हो तो रिएक्शन कहां होगी, इक्विलिब्रियम। कि सर कुछ समझ नहीं आया। तो देखिएगा कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है 2A से आपको क्या मिल रहा है, B प्लस C। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है।
एट इक्विलिब्रियम सबकी कंसंट्रेशन सेम है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। और इसी रिएक्शन के लिए आपको केसी गिवन है 2 × 10⁻⁻3। केसी गिवन है 2 × 10⁻⁻3। इसी रिएक्शन के लिए जितने भी आपके पास रिएक्टेंट हैं, आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है, इक्विलिब्रियम पे उनकी कंसंट्रेशन गिवन है 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। और आपको पूछ ले कि भैया रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, पहले क्यूसी कैलकुलेट करेंगे। QC इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ A की क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर। तो QC इक्वल्स टू क्या आएगा 2 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 × 10⁻⁻⁴ इंटू 2 × 10⁻⁻⁴। सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और QC की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी 1। QC आपके पास 1, KC आपके पास 2 × 10⁻⁻3। तो मींस क्या हो गया, QC जो है वो ग्रेटर देन KC है, और जब QC ग्रेटर देन KC हो तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मींस B + C से किसका फॉर्मेशन होगा, 2A का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है कि कौन सी डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उसकी वैल्यू भी आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, K से कर सकते हो। कि अगर QC की वैल्यू ज्यादा हो KC से, QC इज ग्रेटर देन KC, देन रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन होगी आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर QC की वैल्यू लेस देन आ रही है KC से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर QC और KC दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो रिएक्शन कहाँ रहेगी आपके पास, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये अपने पास फैक्टर थे, सॉरी एप्लीकेशन थी किसकी, रेट सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती है। सबसे फर्स्ट आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सेकंड आ जाता है अपने पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड अपने पास क्या आ जाती है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में कंप्लीट हो रही है, फॉरवर्ड में हो रही है, बैकवर्ड में हो रही है, या फिर इक्विलिब्रियम में हो रही है। तो तीन एप्लीकेशन है किसकी, रेट वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट बार बार नाम आ रहा है। तीन एप्लीकेशन आपके पास किसकी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ओके, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब क्या करें कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, क्या करें इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। क्या अपने को अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। अपन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, अपन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, अपन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, अपन अगर इक्विलिब्रियम यानी कि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें इनर्ट गैसेस मिला रहे हैं तो क्या होगा। तो वो सारे फैक्टर क्या है आपके पास, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। यानी कि रिएक्शन की बात करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगी, अगर आप कंसंट्रेशन में चेंज करते हो, आप टेम्परेचर में चेंज करते हो, आप प्रेशर में चेंज करते हो, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो वो सारे आपके पास क्या आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, या इसको अपन क्या कह देते हैं, ले चेटिलियर प्रिंसिपल, या इसको अपन क्या कह देते हैं, ले चेटिलियर प्रिंसिपल। ले चेटिलियर ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। दोबारा सुनिएगा कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज करते हो, लाइक
उनकी कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, का टेम्परेचर, उनका प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो जाएगा जिस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होने पर इन कंसंट्रेशन ये जितने भी आपके पास फैक्टर में जो चेंज किया है उसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका इफेक्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाए, नलिफाइड हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। दोबारा बोल देता हूं, एक बार फिर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा कि जिस डायरेक्शन में जाने से ये जितने भी आपने चेंज किए हैं उसका इफेक्ट क्या हो जाए, आपके पास जीरो हो जाए। तो ये किसने कहा था, ले चैटेलियर ने कहा था, और इसे अपन क्या कहते हैं, ले चैटेलियर प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट अपने पास आएगा कंसंट्रेशन। फर्स्ट फैक्टर अपने पास आता है कंसंट्रेशन। ले चैटेलियर को ध्यान में रखिएगा, सारी चीजें ले चैटेलियर के अकॉर्डिंग होगी कि अगर आपने क्या करा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन में चेंज करा है, टेम्परेचर में चेंज करा है, प्रेशर में चेंज करा है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा जिस डायरेक्शन में जाने से जितने भी आपने चेंज करे हैं उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नलिफाइड हो जाए, मींस नेग्लिजिबल हो जाए, या जीरो मान लीजिए कि जीरो हो जाए। सबसे पहला अपने पास क्या आता है, कंसंट्रेशन। केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं अपन X प्लस वाई, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए Z का फॉर्मेशन। X प्लस वाई से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Z का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक बात बताइए कि अभी तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है ना। स्टार्ट करें अगर रिएक्शन को तो X प्लस वाई t बराबर जब 0 सेकेंड था तो ये मैक्सिमम थे। धीरे धीरे क्या हुआ, आपके पास Z का फॉर्मेशन होने लगा, और जब Z की कंसंट्रेशन और X और Y की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई तो दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया था, जिसको अपन ने क्या कहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम कहा। और अभी दोनों इक्विलिब्रियम में है, मींस दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, आपके पास इक्वल है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों की रेट इक्वल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल है, ये अभी तक इक्विलिब्रियम में है। मैं अगर यूं करूं कि जो X और Y है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता हूं, X एंड Y की जो कंसंट्रेशन है उसको मैं इंक्रीज करूंगा, तो इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, मैं अगर X और Y की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूं तो जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेब्लिश हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सर ऐसा क्यों, आपने X और Y की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है, अब फिर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना, तो X और Y वापस रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, Z का, और Z का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। Z का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो जाएगा। कि सर ऐसा क्यों, अभी बताया, वापस से बता देता हूं कि X और Y की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से पहले ये जो आपके पास रिएक्टेंट है और जो आपके पास प्रोडक्ट है दोनों ही इक्विलिब्रियम में थे, बट आपने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वापस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, आपके पास हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर आप क्या कर देते हो, X एंड Y की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हो, अब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम था, है ना, आपने X और Y की कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, Z की कंसंट्रेशन रिएक्शन में ज्यादा हो जाएगी,
इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए ये Z क्या करेगा, X और Y का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगी आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा, वो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा। वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कि सर इसके कुछ एप्लीकेशन से समझाएं, तो देखिए आपके पास यूं आ गया कि केमिकल रिएक्शन N2 प्लस 3H2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2NH3 का। मैंने आपको कहा कि मुझे अमोनिया ज्यादा चाहिए, मुझे एज ए प्रोडक्ट अमोनिया ज्यादा चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर अमोनिया अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप इनकी कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीज कर दें। इनकी कंसंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो अमोनिया आपको क्या मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। NH3 क्या है, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, और फरमाइएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा। मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतना ज्यादा किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आपने डिक्रीज करी है तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश हो जाएगा, बैकवर्ड में। बिकॉज Z यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, रिएक्टेंट का। सब ऐसे भी तो हो सकता है कि हम अमोनिया को ही हटा दें, मीन्स Z को ही हटा दें। मीन्स आपने क्या करा कि सर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर दे तो उस समय भी इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कैसे सर, ये अमोनिया बनी, मैंने कहा अमोनिया हटा दो यहां से, तो वापस क्या करेगा, ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया का। अमोनिया बनी, मैंने कहा इसको हटा दो यहां से, तो वापस वो किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया का। मीन्स अगर अपन किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हैं तो रिएक्टेंट क्या करेंगे, वापस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी आपके पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता हूं तो रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज यानी कि Z की वैल्यू में इंक्रीज कर देता हूं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट ये है कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो, तो इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर था आपके पास, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर के साथ अभी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कि जो 12:20 पे अपनी नेक्स्ट क्लास है उसी क्लास में अपना नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके।